हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए मध्य पुलिस एसआई या सब इंस्पेक्टर एग्जाम एनालाइज 2026 16 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। इसमें हम 50% लेकर आए हैं और इसमें इस टाइप के पर्सन है। नर्मदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है या कौन से आर्टिकल में है? मंदिर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? इंटरनेट में डोमेन नेम का कार्य क्या है? इस टाइप के हम 50% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राजकुमार गोयल। तो कौन है? राजकुमार गोयल। और इनके बारे में समझते हैं। भारत के केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख पद मुख्य सूचना आयुक्त कहलाता है। हाल ही में राजकुमार गोयल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किस विषय से संबंधित है? तो चार विकल्प है, कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी भारत की राजभाषा से संबंधित है 343 आर्टिकल। तो इसके बारे में समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा के बारे में बताता है। इसके अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा है। साथ ही प्रारंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग को की भी अनुमति दी गई थी। तो क्या आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा कौन सी, हिंदी या देवनागरी लिपि में? इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो कौन कौन सी है, आइए समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं देता है, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या कोई भी व्यवसाय या पैसा करने की स्वतंत्रता। तो 6। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का भाग 9B पार्ट 9B किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सहकारी समिति से संबंधित है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो सहकारी समिति क्या है। भारतीय संविधान का भाग 9B सहकारी समिति से संबंधित है। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस भाग का उद्देश्य सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और स्वायत्त बनाना है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी सहकारी समितियों से। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। इस संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के गठन, संचालन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाना था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता। तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इससे अगला प्रश्न, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बारे में समझते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। साल 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इससे अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बारे में, इंदिरा सागर बांध भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह बांध जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इंदिरा सागर परियोजना को नर्मदा घाटी विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनके बारे में समझते हैं। देखो मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। उन्होंने नंद वंश को हराकर सत्ता अपने हाथ में ली। चंद्रगुप्त मौर्य को इस कार्य में चाणक्य, कौटिल्य का मार्गदर्शन मिला। मौर्य साम्राज्य भारत के पहले बड़े और संगठित साम्राज्यों में से एक था। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इससे अगला प्रश्न, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 किससे संबंधित था?
ये था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, भारत में द्वैध शासन लागू करने के लिए। तो यहाँ पर इससे संबंधित था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लागू किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार करना था। इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली में कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों को और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के पास रखे गए। अगला प्रश्न, राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और कौन से आर्टिकल में? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती या तत्काल कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत दिया गया अधिकार है। अध्यादेश की शक्ति विधानसभा में कानून बनने तक अस्थायी होती है। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 किस बारे में है? तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें समझते हैं। अनुच्छेद 154 कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे, लेकिन वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होते हैं और कार्यकारी निर्णयों में सलाहकार मंत्रिमंडल की भूमिका प्रमुख होती है। इससे अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है या 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इस टाइप का प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह या सिपाही क्रांति या 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज किसके समकालीन थे? यह थे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनके बारे में समझते हैं। मेगस्थनीज एक ग्रीक यात्राविद थे जिन्होंने भारत का दौरा किया। वे चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321-297 ईसा पूर्व के समय भारत में आए। मेगस्थनीज ने भारत की राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। उनकी रचनाएं मौर्य काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 इस बारे में है? तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का प्रचार। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को प्रयास करना होगा। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को एक भाषा में जोड़ना और हिंदी का विकास करना है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से भाषा एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए बनाया गया। इससे अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, किलोग्राम। द्रव्यमान किसी वस्तु में पाई जाने वाली पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। SI प्रणाली में इसका माप किलोग्राम में किया जाता है। ध्यान दें कि वजन, वेट और द्रव्यमान अलग चीजें हैं। वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान स्थायी होता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट में डोमेन नेम का कार्य क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट की पहचान करना। तो किसकी पहचान करना? वेबसाइट की। डोमेन नेम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता या पहचान होता है। उदाहरण www.google.com। अगला प्रश्न, DTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। DTP का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसका उपयोग कंप्यूटर पर पुस्तकों, समाचार पत्र और दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका अगला प्रश्न है, मंदिर का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, देवालय मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। मंदिर और देवालय दोनों ईश्वर की पूजा के स्थानों को दर्शाते हैं। इसका अगला प्रश्न, परोक्ष का विलोम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, परोक्ष का है प्रत्यक्ष विलोम। परोक्ष का अर्थ अप्रत्यक्ष, इसका विलोम प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ साफ और सीधे तौर पर दिखाई देने वाला, इसका विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष है। इसका अगला प्रश्न, पर्यटन में उपसर्ग है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्र उपसर्ग है। पर्यटन शब्द में उपसर्ग क्या? प्र और यत्न मुख्य शब्द है। किसमें हर्ष हलंत नहीं होता? तो किसमें नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, स्वर में हर्ष या हलंत नहीं होता। स्वर में हलंत नहीं होता क्योंकि यह हमेशा स्वरित होता है, हलंत केवल व्यंजन के साथ आता है। इससे अगला प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था क्या है और किसने लागू की है? मनसबदारी अकबर ने लागू की थी। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर सैनिकों और अधिकारियों को रैंक और वेतन देने की व्यवस्था थी। इसमें अधिकारियों और सैनिकों को मानक रैंक, मंसूबा और वेतन दिया जाता था। यह प्रणाली सैनिक और प्रशासनिक कार्य दोनों में योग्यता के अनुसार पद प्रदान करने की थी। इससे अगला प्रश्न है, राज्य का पद कैसा होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष और संवैधानिक होता है। राज्य का पद राज्यपाल संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल निष्पक्ष रूप से केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे संवैधानिक दायित्वों के अनुसार कार्य करते हैं। DPSP किस में शामिल होते हैं? ये
जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारतीय संविधान के पार्ट 14 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य है कि राज्य नीतियां और कानून समाज कल्याण, समानता और विकास की दिशा में बनाए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।